What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो नए मंथ की शुरुआत करते हैं एक नए जोश के साथ में। जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरा महीना पूरे अच्छे से आप लोगों का गुजे, क्योंकि अगर आप लोग पूरे अच्छे से इस मंथ को गुजारोगे तभी आगे चलने वाला जो मंथ होगा उसमें आप लोगों का मोटिवेशन निकल कर आएगा। देखिए, मोटिवेशन एक साइकिल होता है। अगर आज आप लोग अच्छे से काम करोगे तो कल का काम करने का मोटिवेशन आएगा, कल का काम अच्छे से करोगे तो परसों का काम करने का मोटिवेशन आएगा। पर लेकिन अगर आज का ही काम डाउन हो गया तो ये साइकिल अपोजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हर एक दिन अपने काम को मोटिवेट होकर स्टार्ट करो, अपने दिन को शानदार तरीके से स्टार्ट करो, ताकि आने वाला टाइम जो है उसको भी आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको। और एक बात आप लोगों ने हमेशा देखी होगी, आप लोग किसी काम को अगर दिल लगाकर करते हैं तो वो काम आप लोग काफी अच्छे से कर पाते हैं। पर लेकिन आप लोग बस डल डल होकर ऐसे ही काम कर रहे हैं कि हाँ भैया बस नाम करने के लिए बस काम चल रहा है कि हाँ ये काम हो गया है, तो वो काम अच्छा नहीं होगा। आप लोग कभी भी उस काम को एक तरीके से दिल से भी खुद भी उस काम को पूछे कि आप लोगों ने कैसा किया, तो आप लोग का दिल नहीं बोलेगा, बोला यार बस कर दिया है। तो इस तरीके की लाइफ मत जियो, एक एक्टिव लाइफ जियो, पैसिव लाइफ मत जियो, तो ही आप लोग लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाओगे। और इसका सबसे शानदार तरीका है यहां पर कि देखिए, लव इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जो लोग हैं आप लोगों के साथ में, जो आप लोगों के पाथ में रेजिस्ट करने की आप लोग कोशिश करते हैं, तो उनके साथ में कभी भी लड़ाई नहीं करनी है, उनके साथ में प्यार से बात करनी है। एक दिन ऐसा होगा कि उनका भी दिल पिघलेगा और वो भी आपके साथ में नॉर्मल तरीके से व्यवहार करने स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा इंसान है। अगर आप लोग आते जाते इंसान के साथ में टक्कर मारेंगे, फालतू में बिना किसी की बात करेंगे, तो इससे आप लोग के रास्ते में ही रोड़े आएंगे और आप लोग अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि हर एक इंसान के साथ में अपना जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा लिबरल रखिए, ताकि आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस न करनी पड़े और आप लोग अपने काम पर फोकस कर सकें। ओके, कल मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था तो एक बच्चे ने बोला सर अटेंडेंस लिया करो। तो देखिए, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आप लोग खुद ही आकर लिख दिया कीजिए, जब भी आप लोग लेक्चर खोलते हैं तो नीचे लिख दिया कीजिए प्रेजेंट सर, ठीक है? तो ये आप लोग की अटेंडेंस हो जाएगी, यानी कि आप लोग खुद ही अपनी अटेंडेंस दीजिए, क्योंकि रोल नंबर पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो आप लोग खुद ही अपना जिस तरीके से आप लोग कमेंट आता है तो प्रेजेंट सर लिख दिया कीजिए, तो उससे आप लोग की अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कोरोना वायरस के केसेस के बारे में। और इससे एक फायदा और होगा, जो एक साइंटिफिक फैक्ट यहाँ पर है। देखिए, जैसे आप लोग मोबाइल खोलते हैं, एक तो आप लोगों ने पैसिव मोड में मोबाइल पकड़ लिया, कमेंट वगैरह लिखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। क्वेश्चन के आंसर पूछता हूं, वो को आंसर देंगे तो थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। तो इससे क्या रहता है, आप लोग का जो माइंड है वो और ज्यादा सतर्क रहेगा। तो कमेंट लिखने का दूसरा पर्पज ये भी है कि आप लोग का माइंड थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, आप लोग पैसिव मोड से थोड़ा एक्टिव मोड में आ जाए जब लेक्चर स्टार्ट हो तो, ठीक है? तो प्रेजेंट सर लिखना है आज से जो भी लेक्चर सुनेगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं यहाँ पर, ये 10 मिलियन क्रॉस कर चुके थे। अब 10 मिलियन से यहाँ पर आगे चलकर ये 5,65,000 केस जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है? तो याद रखेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर 105 लाख केस, 105 लाख केस आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 1 मिलियन होता है उसमें 10 लाख आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये 1 CR क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है? तो 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं यहां पर। तो अब आप लोगों के सामने 105 लाख केस से भी ऊपर केस यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। टोटल मिलाकर यहां पर 5,13,000 लोगों की जान जा चुकी है और 57 लाख लोग ऐसे जो यहां से रिकवर कर चुके हैं, यानी कि 5.7 मिलियन। अगर यहां पर सबसे टॉप पर बात करें, यूएसए चल रहा है 27 लाख केस के साथ में और 1,30,000 डेथ के साथ में। ब्राजील दूसरे नंबर पर है यहां पर 14 लाख केस के साथ में, और टोटल मिलाकर यहां पर 60,000 के करीब आप लोग बोल सकते हैं कि डेथ हो गई है। रसिया तीसरे नंबर पर है यहां पर और इंडिया चौथे नंबर पर है। रसिया और इंडिया में काफी ज्यादा डिफरेंस नहीं बच गया, क्योंकि जिस स्पीड से हमारे यहां पर केस आ रहे हैं, रसिया से कभी 3 गुना कभी 4 गुना केस आ रहे हैं, तो जल्दी ही रसिया को हम लोग क्रॉस कर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। रसिया में जो डेथ हुई है वो 9,000 के करीब, हमारी कंट्री में 17,000 के करीब लोग जो है ये अब तक इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। कल जो केस आई 18,000 है। पहले 10,000 11,000 आते थे, फिर 15 एक वो बन गया नॉर्मल, अब यहां पर 18 बन गया है। 20 भी हालांकि क्रॉस हुए हैं, पर लेकिन अब 18 आ रहे हैं 3-4 दिन से। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को फोकस रखना है। महाराष्ट्र टॉपर चला है, तमिलनाडु दूसरे पर और दिल्ली तीसरे पर। इसी के साथ में जो रिकवर हुए वो 12,000 लोग यहां से रिकवर हुए। तो एक पॉजिटिव साइड भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। कल जो डेथ हुई यहां पर, ये लगभग 500 लोगों की डेथ हुई कोविड-19 के चलते। तो 17,000 का आंकड़ा हम लोग यहां पर क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे जो लिंक है आप लोगों को पीडीएफ के एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे। और अगर कोई लेक्चर भी आप लोगों का मिस होता है तो भी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर आप लोग पार्ट बन जाइए, एक जगह इकट्ठी सारी चीजें मिल जाती है। और लेक्चर के एंड में आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाइए लेक्चर को, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव हो सके। पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं एज यू विश, ताकि इसको और अच्छे से देखिए मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं। तो ठीक है, तो फीडबैक जरूर देना है। यहां पर जो ये वाला आर्टिकल है
अभी लॉकडाउन जो अनलॉकडाउन अभी यहां पर चल रहा है, पहले लॉकडाउन चला था, अब अनलॉकडाउन 2 है यहां पर ये। तो कल आप लोगों ने मोदी जी की स्पीच सुनी है, किस किसने सुनी है, यस या फिर नो? तो जिसने नहीं सुनी है कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो इसके बारे में एक हल्का सा एनालिसिस हम लोग देखेंगे। 59 जो चाइनीज ऐप हैं वो हमारी कंट्री में भी बैन किए गए हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल है, तो इसके ऊपर नजर डालेंगे क्या यहां पर ये है और क्या इससे यहां पर सॉल्यूशन निकलने वाला है। फिर से और इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ के बारे में बात की जा रही है, तो कुछ पॉइंट्स यहीं पर ही इसके साथ में आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर सकें। कोविड-19 की टेस्टिंग के बारे में बात की जा रही है, तो ये बहुत सारे आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं डिस्कस करेंगे। यहां पर बात की जा रही है, एक साइड में तो है MGNREGA, एक है गरीब कल्याण योजना। तो गरीब कल्याण योजना के चलते नरेगा जो हमारी कंट्री में है उसको कम नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे आखिर क्या क्या बातें बोलने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन को रिवाइव करने की बात की जा रही है, अगर चाइना के साथ में हम लोग अपना अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं तो। ये साइड वाला जो आर्टिकल है यहां पर ट्रेड को डिजिटल फॉर्म में करने की बात की जा रही है। यहां पर आप लोगों को बता देता हूं क्या बोला गया है बेसिकली। देखिए, अगर आज की डेट में आप लोग कहीं से सामान लेकर आते हैं बाहर से, तो आप लोग कई सारे कागज पत्तर जो है वो आप लोगों के पास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे जब हमारी जो SLV फैमिली है उसके 1 लाख सब्सक्राइबर यानी कि फैमिली मेंबर पूरे हुए थे, तो सिल्वर प्ले बटन हुआ था, ठीक है। तो ये जो प्ले बटन आता है ये बाहर से आता है, तो उस तरीके से अगर कोई सामान आप लोग बाहर से मंगाते हैं तो कई सारे फोन आप लोगों के पास में आएंगे, कई सारी चीजें वहां पर चेक की जाती है, कौन है किसके पास में जा रहा है, क्या प्रोडक्ट जा रहा है, तो वो सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो कंडीशन यहां पर क्या रहती है, सारी चीजों को डिजिटाइज करने की बात की जा रही है। अगर देखिए पोर्ट पर हमारे यहां पर कोई कंसाइनमेंट आता है यानी कि कोई सामान आता है, तो एक तरीके से उसको डिजिटली वहां पर एक तरीके से उसको वेरीफाई किया जाए, वहां पर ह्यूमन इंटरफेस न देखने को मिले। कोविड-19 के चलते और भी अच्छी बात हो गई है कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस जितना कम देखने को मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा है, बीमारी को भी उतने ही ज्यादा तरीके से हम लोग रोक सकते हैं। मैक्सिमम चीजें डिजिटल फॉर्म में अगर आप लोग रखेंगे तो करप्शन के चांस सबसे ज्यादा कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरा सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप लोगों के सामने जो चीजें हैं वो जल्दी होती हुई नजर आएगी, यानी कि टाइम बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंसान का जो ह्यूमन इंटरफेस है वो काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी चीजें ऐसे हैं जिससे फायदा आप लोगों को आने वाले टाइम में यहां पर देखने को मिल सकता है। और दूसरी कंट्री भी और ज्यादा यहां पर अच्छे से हमारे साथ में काम करेगी, क्योंकि कई सारी कंट्री इसलिए भी यहां पर थोड़ा सा एक तरीके से हेजिटेट होती है कि वहां पर तो सामान जाएगा बहुत दिनों तक तो पोर्ट पर ही पड़ा रहेगा, वो वहां से निकलेगा नहीं, फिर जैसे तैसे लेकर आगे चीजें पहुंचेंगी। तो इसके चलते इससे अच्छा इस कंट्री के साथ में जो ट्रेड न करें उस कंट्री के साथ में करें जहां पर छठ मंगनी पट भी हो जाता है, तो वो चीजें करने की कोशिश की जाती है। तो यही है इसके बारे में जो एक एनालिसिस किया गया है। कार्टून और डेटा पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो डेटा पॉइंट है ये इस आर्टिकल के साथ में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां भी नरेगा के बारे में ही कुछ पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर ये कार्टून है। कार्टून में देखिए क्या बात की जा रही है। अभी आप लोगों को पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में LAC जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये वो लाइन है जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी और चाइना ने हमारा कुछ पोर्शन ऑक्युपाई कर लिया था। अगर आप लोगों से यहां पर मैप में मैं बोलूं तो लगभग ये वाला पोर्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो चाइना के कंट्रोल में है 1962 की वॉर से। तो ये पर्टिकुलर रीजन पर चाइना बार बार यहां पर आकर हमारी कंट्री के जो एरिया है उसको क्रॉस कर यहां पर हमारी कंट्री के एरिया में आ जाता है। तो फिर यहां पर कंडीशन क्या बनती है, दोनों कंट्री में झड़प होती है और इसी झड़प का नतीजा था जो अभी हमारी कंट्री के जो 20 जवान थे वो शहीद हो गए। हालांकि गोली नहीं चली पर फिर भी कंडीशन जो थी वो काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। तो आज की डेट में यहां पर चाइना मान लीजिए यहां पर LAC के ऊपर बैठा हुआ है ऐसे, ठीक है। यहां पर जो इन्होंने अपना जो झूला लगा रखा है ये इस साइड में है और यहां पर क्या करते हैं, जिस तरीके से मान लीजिए झूला इधर आएगा तो इंडिया की टेरिटरी में आ गया और झूला उधर जाएगा तो चाइना की टेरिटरी में आ गया। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दी गई थी कि चाइनीज जो है वो हमारी टेरिटरी में नहीं है। तो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल वहां पर चीजें देखने को हो गई थी। इसी के चलते जो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर जी की जो पोस्ट थी वो चाइना के अंदर यहां पर जो लोग थे, जो मीडिया थी, उनके द्वारा कोट किया गया कि इनकी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ही जब बोल रहे हैं कि चाइनीज हमारी टेरिटरी में नहीं है तो फिर काहे का हाय हुल्ला ये हो रहा है यहां पर। तो ये एक तरीके से काफी एक अलग तरीके की स्टेटमेंट आप लोग बोल सकते हैं जो कि काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालती हुई नजर आई। अभी यहां पर बात की जा रही है कि एक साइड में बोलते हैं कि ऑक्युपाई कर रहे हैं, दूसरी साइड में बोल रहे हैं ऑक्युपाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि झूला इस साइड में आता है तो ऑक्युपाई कर रहे हैं, उस साइड में जाता है तो ऑक्युपाई नहीं कर रहे हैं। तो यहां से भी थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि एक तरीके से सिचुएशन क्या चल रही है। तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसको भी अपना एक क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर देना चाहिए कि वो उनका स्टैंड क्या है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर। इसी से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन भी यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप लोग, फिर इसके बारे में हम लोग चीजें आगे डिस्कस करेंगे। जो टेंशन है बॉर्डर पर चाइना के साथ में और इसी के साथ में कोविड पैंडेमिक जो एक कोविड-19 महामारी है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया की डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, तो उसके ऊपर एक डिबेट छिड़ गया है यहाँ पर, यानी कि इंडिया की डिपेंडेंसी जो चाइना के ऊपर है वो रखनी है या फिर कम करनी है या फिर रखनी है, तो किस हद तक हम लोग को रखनी है। तो उसके ऊपर डिबेट यहाँ पर अभी काफी आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिले, तो उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की बात की जा रही है। तो जानते हैं क्या क्या बातें हैं, एक डिटेल में
यहाँ पर चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। समझ लेते हैं एक एक कर यहाँ पर। अभी आप लोगों को पता है जून 29 को हमारी कंट्री में 59 जो ऐप हैं, जो एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हैं, जो सारे मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर चाइनीज ऐप देखने को मिलेंगे, उनको अभी हमारी कंट्री में ब्लॉक कर दिया गया है। जो टिकटॉक है उसको तो प्ले स्टोर से हटा भी दिया गया है। बाकी जो ऐप है ये आप लोगों के सामने यहाँ पर टिकटॉक, शेयरिट, ये काफी इंपॉर्टेंट थे जो यूज किए जाते थे। यूसी ब्राउजर आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने यूज किया होगा। हेलो ऐप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लाइकी के बारे में सुना होगा। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कैम स्कैनर के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ठीक है। इसी के साथ में और भी कई सारे ऐप हैं जो आप लोग भी इनमें से यूज करते होंगे, जैसे वीमेट ऐप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये अलग अलग है, ये एक तो है WE और एक है वी, ठीक है। तो ये यहाँ पर वी मीट है, यहाँ पर ये वी मेट है, ये वाला ऐप हो गया, ठीक है। तो कई सारे ऐसे ऐप आप लोग यहाँ पर देखने को मिले, जैसे ड्यू रिकॉर्डर हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये कई सारे जो ऐप आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आए। तो ये सारे बेसिकली माना जाता है कि हमारी कंट्री का डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर अपनी कंट्री में भेजते हैं। तो इसीलिए यहां पर इन ऐप को रोकने की कोशिश की गई, हमारी कंट्री में ब्लॉक करने की कोशिश की गई। तो कंडीशन क्या बनी यहां पर? कंडीशन ये बनी यहां पर कि हमारा और चाइना का अभी झड़प देखने को मिली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो उसके चलते ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में चाइना को सबक सिखाने के लिए ये स्टेप उठाया गया है, जिसमें ये सारे ऐप जो हैं ये ब्लॉक हमारी कंट्री में कर दिए गए हैं, जिनका जो यूजर बेस था वो 100 मिलियन से भी ज्यादा आप लोगों को यूजर बेस हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा था। यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा आप लोगों को यूजर यहां पर, उससे भी ज्यादा आप लोगों को यहां पर यूजर देखने को इनके मिल जाते थे हमारी कंट्री में, ठीक है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं जिस तरीके से आज के डेट में जो यूजर बेस है वो कितना लार्ज स्केल पर है। जो अगर टिकटॉक वगैरह ही अगर आप लोग देखो, मैक्सिमम वो तो 10-10 करोड़ से भी ऊपर यहां पर पहुंचे हुए थे, ठीक है। जैसे यहां पर 100 मिलियन बोला गया, तो मतलब लगभग 10 करोड़ से भी यहां पर ऊपर चीजें क्रॉस हो चुकी हैं। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यूजर बेस था इनका इंडिया के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो बोला गया, उनके द्वारा बोला गया कि हम लोगों ने यहां पर ये जो बेसिकली हमारी कंट्री में एक थ्रेट के तरीके से इन ऐप को देखा जा रहा था। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको यहां पर गलत तरीके से मिसयूज किया जा रहा था और हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो सकता था, हमारी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता था, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा था। तो इसलिए हम लोगों ने इन ऐप को यहां पर बंद कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट हमारी कंट्री की गवर्नमेंट का है। मिनिस्ट्री के हिसाब से माने तो उनके द्वारा बोला गया कि डेटा चोरी कर रहे थे और गलत तरीके से जो डेटा था ये आउटसाइड इंडिया के लोकेशन में यहां पर भेज रहे थे। तो इससे हमारी कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की जो है वो खतरे में पड़ जा रही थी। दूसरी बात अगर बात करें हम लोग यहां पर, ये डेटा जो थे हमारी कंट्री की जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी लिए यहां पर एक तरीके से खतरा बने हुए थे। तो सबसे बड़ी बात यहां पर क्या होगी? सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमारी कंट्री में ये जो काम था, अगर इतना ही खतरा था तो इसको पहले यहां पर एक तरीके से बंद करना चाहिए था। क्योंकि अभी जो फिलहाल इसको देखा जा रहा है वो वाला मुद्दा कम हो गया कि हाँ सिक्योरिटी के लिए खतरा थे, प्राइवेसी के लिए खतरा थे, सोवरेनिटी के लिए खतरा थे। अब ज्यादा मुद्दा ये बन गया कि चाइना को सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने ये ऐप बंद किए हैं। तो अगर ये इस तरीके से था तो पहले से आप लोगों को बंद करना चाहिए था। काफी लंबे समय से ये अपेक्षा आप लोगों से लगाई जा रही थी कि चाइनीज ऐप को बंद कर दो। तो अभी जो इसका टाइम यहां पर रखा गया है वो टाइम थोड़ा सोचने वाला है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मूव राइट है, पर लेकिन जो राइट है उसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी गलत यहां पर होगी। क्योंकि अब लोग ये सोचेंगे यानी कि यहां पर एक तरीके से प्राइवेसी वाला कंसर्न जो है वो थोड़ा कम हो गया यहां पर, कि कोई प्राइवेसी का कंसर्न था तो वो सारी चीजें यहां पर कम हो गई। क्योंकि सारे ऐप जो है वो सामने आकर यहां पर आ रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो किए हैं। हमें कम से कम बताओ तो सही कौन सा रूल और रेगुलेशन हम लोगों ने फॉलो नहीं किया है। तो वो भी अपने अपने हिसाब से अब यहाँ पर चटपटाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा यूजर बेस था, बहुत बड़ी मार्केट थी उनकी। तो इतनी बड़ी मार्केट उनके हाथ से निकल रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। अभी जो यहाँ पर ये काम किया गया, अभी नहीं करना था, कुछ दिनों और यहाँ पर रुक जाना था। जब चाइना के साथ में रिलेशन जो थोड़े नॉर्मल हो जाते तो तब ये काम आप लोग कर लेते। क्योंकि अब जिस पर्पज के लिए काम किया जा रहा है उस पर्पज को न साधते हुए ये इंडिया और चाइना के बीच में वो टेंशन बढ़ाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्राइवेसी और डेटा का जो कंसर्न था वो ओनली चाइनीज ऐप से नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारी कंट्री के ऐप ऐसे हैं जिनसे आप लोगों को एक कंसर्न देखने को मिल जाता है। फेसबुक का आप लोग बात करिए, खुद फेसबुक तो यूएसए में बोलता है कि यूएसए की जो कंट्री है वो खुद बोलते हैं कि फेसबुक प्राइवेसी का हनन करता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। तो इस तरीके से ऐसे नहीं कि चाइनीज ही ऐप ये काम कर रहे हैं, और भी ऐप काम कर रहे हैं, पर लेकिन आप लोगों ने जो काम किया सही है, पर लेकिन इसका टाइम थोड़ा गलत है, ये यहां पर राइटर बोल रहे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय यहां पर जरूर बताइएगा। जो आंसर लिखें या फिर जो आंसर नहीं लिखते हैं, जो एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं किसी की, तो वो भी अपना विचार साझा कर सकते हैं। आप लोग भी लिख दिया कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि यहां पर उन्हीं को लिखना है जो कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो नॉर्मल भी आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप भी अपने विचार जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग के विचार से और भी बच्चे सीखेंगे, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। बात करें अगर यहां पर एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, तो इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से चाइना को यहां पर लेकर चल रही है, ठीक है, चाइना को
डिटर करने की कोशिश कर रही है, उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो ये ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पर इन चाइनीज ऐप से अगर आप लोगों को लग रहा है ब्लॉक करने से चाइना का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पर जो यूएसए जैसी कंट्री यहाँ पर इतने बड़े बड़े सैंक्शन चाइना के ऊपर लगा चुकी है, उससे चाइना का बिहेवियर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो इन ऐप से चाइना का बिहेवियर क्या यहाँ पर चेंज होगा। जो आप लोगों को काम करना है वो आप लोगों को डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना है और मिलिट्री रेस्पॉन्स से आप लोगों को अच्छा काम करना है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा। ये जो ऐप वाला मुद्दा है ये कोई ज्यादा फोकस यहां पर डालने वाला नहीं है। टेंशन बॉर्डर पर है, कोविड-19 के चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो चाइना के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम करने के बारे में आप लोगों को सोचना है। वो कम कैसे करना है, क्योंकि आप लोग ये समझिए आज के डेट में हर एक तीसरा चाइनीज प्रोडक्ट आप लोगों को किसी न किसी के घर में देखने को मिल जाता है। दुनिया भर के फोन सबसे ज्यादा आज के डेट में जो मार्केट है चाइना की, वो चाइना के प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चाइनीज फोन एक टाइम पे नोकिया हुआ करता था, फिर सैमसंग आया, आज की डेट में रेडमी या फिर मी आप लोग जिसको बोल सकते हैं। हर एक इंसान के पास में आप लोगों को फोन देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है आज की डेट में जो चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में आप लोग चले जाइए, फार्मास्यूटिकल के फील्ड में चले जाइए, 4G 5G टेक्नोलॉजी के फील्ड में चले जाइए, हर जगह चाइनीज आप लोगों को घुसे हुए नजर आएंगे। तो कैसे आप लोग रोक सकते हैं? बहुत सारे जो बड़े बड़े ऐप हैं आप लोग अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं, हर एक ऐप में आप लोगों को चाइनीज इन्वेस्टमेंट नजर आएगा। तो चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो कई क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक सेंसिटिव सेक्टर में हमारे यहां पर काम कर रहे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर्स आप लोग चाइना से लेकर आते हैं, अगर सेमीकंडक्टर आप लोगों को नहीं मिलेंगे तो आप लोग एक तरीके से अपने जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उनको ढंग से नहीं बना पाओगे, अपनी कंट्री मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसको एपीआई के नाम से आप लोग जानते हैं। एपीआई क्या होता है? जो आप लोग कैप्सूल देखते हैं, गोलियां देखते हैं, जो इसका बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो चाइना से लिया जाता है मैक्सिमम। तो अगर उन्होंने ये रॉ मटेरियल बनाना बंद कर दिया, बनाना तो नहीं करेंगे, मतलब हमको बेचना बंद कर दिया, तो उससे क्या होगा? हमारी कंट्री में दवाइयों की कमी पड़ जाएगी, और हमारी कंट्री में अगर दवाइयों की कमी पड़ेगी तो फिर आप लोग समझ सकते हैं, हम बोलते हैं अपने आप को कि हमारी कंट्री जो है वो दवाइयों का हब है, खासकर जेनरिक दवाई। जेनरिक दवाई क्या होती है? जब पेटेंट खत्म हो जाता है किसी दवाई का, तो उस दवाई को पेटेंट का जो खत्म हो गया तो वो सारे सोल्ट यूज करके दवाई बनाई जाती है। अगर पेटेंट वाली दवाई 500 की है तो जेनरिक दवाई 50 रुपए की देखने को मिलेगी। तो सस्ती दवाई का जो केंद्र है वर्ल्ड में, काफी बड़ी मार्केट हमारी है, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है वो आप लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं। इसी के साथ में टेलीकॉम सेक्टर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, हमारी कंट्री में 4G के साथ भी और अब 5G की जो ट्रायल होने जा रही है उसमें भी चाइना की हुआई जैसी कंपनी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर चाइना जो है वो हर एक जगह पर घुसा हुआ है। बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम में, अभी HDFC में यहां पर ये बात निकल कर आई थी कि चाइना के द्वारा शेयर खरीदे गए हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो चाइना को टैकल करने के लिए आप लोगों को सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा। ये ऐप कुछ आप लोग इस तरीके से रोक दें, उससे यहां पर सॉल्यूशन नहीं होगा। पर लेकिन यहां पर देखिए वो भी एक तरीके से पहला स्टेप आप लोग बोल सकते हैं कि एक मुझे तो अच्छा लगा स्टेप, बाकी जो राइटर हैं वो अपनी बातें बोल रहे हैं। पर हां ये है कि उस टाइम थोड़ा गलत है, ये चीजें पहले ही हो जानी चाहिए थी हमारी कंट्री में। ये फिलहाल जो अभी हो रही हैं वो टेंशन और ज्यादा बढ़ाएंगी। तो ये बात आप लोग यहां पर एक बोल सकते हैं। तो चाइना, अगर इंडिया के बारे में बात करें तो टफ एक तरीके से चाइना के साथ में हमारी जो रिलेशन और भी ज्यादा होने वाले हैं। अब यहां पर जो ऐप आप लोगों ने ये काम किए, ये बस एक तरीके से ऐसा है जैसे आप लोग एक कोई सतह है उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐप जस्ट इतना काम करेंगे, इससे फालतू यहां पर ये कोई ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला नहीं है। तो मोर इंपैक्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रेस्पॉन्स से आप लोगों को काम करना पड़ेगा, तभी जाकर सॉल्यूशन आप लोग चीजों का निकाल पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर ये भी इसी से मिलता जुलता आर्टिकल है जो बात कर रहा है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन को हम लोग को ओपन करना चाहिए, उसके साथ में काम करना चाहिए अगर डील करना चाहते हैं चाइना के साथ में। तो इसका भी आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि जो आप लोग आर्टिकल यहां पर सुनते हैं वही पॉइंट आप लोगों को यूज करके आंसर लिखना है। आंसर जब भी आप लोग लिखते हैं तो जो भी आप लोग उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, अगर कोई स्टैटिक चीजें आप लोग जानते हैं उस क्वेश्चन में आप लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप लोग जरूर इंक्लूड कीजिए। तो आप लोगों को एक होलिस्टिक आंसर लिखना है, क्योंकि जो एग्जाम जो यहां पर जो न्यूज़पेपर जो यहां पर आर्टिकल आते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन के बेस पर ही आर्टिकल आते हैं, नहीं, वो आप लोग कुछ एंगल्स दिखाते हैं। कई सारे एंगल आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका होता हूं मैं, तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों की होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं अगर नोट्स आप लोगों को बनाने होते हैं तो A4 साइज की सीट पर टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, ना कि जो डे बाय डे आप लोग सुन रहे हैं। डे बाय डे आप लोग इसको रख सकते हैं थोड़ा रिवीजन के लिए PDF को उठाकर, पर लेकिन अगर नोट्स बनाने हैं, जैसे आप लोग नोट्स बनाने बैठ गए तो इंडो चाइना रिलेशन के बारे में सारे पॉइंट्स आप लोगों के पास में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जैसे कोविड-19 के बारे में, तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों की होनी चाहिए A4 साइज की शीट पर। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप लोगों के टॉपिक्स के नोट्स एक जगह होने चाहिए। तो इससे क्या करेंगे, वहां पर जो टॉपिक्स आएगा आप लोगों के सामने एग्जाम में, तो उसका आप लोग आंसर अच्छे से दे पाओगे। रिवीजन काफी बार आप लोगों का हो चुका होगा, सारे पॉइंट आप लोग एक जगह इकट्ठे होंगे, तो आसानी भी रहेगी रिवीजन में। ये काम आप लोग को जरूर करना है। कोशिश कीजिए कि कम से कम डेली एक टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिए।
ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आप लोगों को लगेगा, आधा घंटे से 45 मिनट एक टॉपिक के पॉइंट को एक जगह इकट्ठा करने में। तो इस तरीके से अगर आप लोग 365 दिन की भी बात करते हैं अपनी तैयारी की, तो 365 टॉपिक आप लोगों के सामने तैयार हो गए। ठीक है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन 2 टॉपिक तैयार कर लो। तो लगभग इस तरीके से अगर आप लोगों ने 300-400 के करीब जो टॉपिक तैयार कर दिए, मतलब अगर 500 के करीब आप लोग किसी तरीके से टॉपिक अगर पहुंच गए ना, तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो टॉपिक होंगे जो मैक्सिमम न्यूज में है और उन्हीं से क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलेंगे। तो कोशिश करनी है कि एक थ्रेशोल्ड आप लोगों को क्रॉस करना है, जिसके चलते आप लोग लंबे समय तक चीजों को अच्छे से अपने मेंटेन रख पाओगे। और ये टॉपिक ऐसे होते हैं, आज नहीं है, ये टॉपिक आप लोग के आगे भी चलते रहेंगे। अब की बार तैयारी करें, कोई रीजन हुआ कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप लोगों के पास में नेक्स्ट जो एग्जाम आप लोग दोगे, तो आप लोगों के पास में एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप लोग ऑलरेडी ये चीजें आप लोगों के पास में है। दूसरी बार आप लोगों को बस ब्रशअप करना है, तो टॉपिक तैयार करने हैं आप लोग को अच्छे से, किसी और मैगजीन के चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना है कि हाँ कोई और मैगजीन खरीद कर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से चीजें वहां पर लिखते हैं। आप लोगों को कौन सा टॉपिक क्लियर है, कौन से टॉपिक में डाउट है, वो आप लोगों से बेटर कोई जान ही नहीं सकता है। तो आप लोग खुद उन टॉपिक्स को तैयार किया कीजिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अपने टॉपिक आप लोग तैयार कीजिए। कुछ सहारा यहाँ पर पीडीएफ से लीजिए जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, कुछ थोड़ा सा सर्च कीजिए कोई स्टैटिक पोर्शन। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले अपनी एनसीईआरटी आप लोग जरूर कवर कीजिए। कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने ढंग से एनसीईआरटी कवर कर लिए। देखिए ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग को करनी ही करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहते हैं। तो जब तक इनको कवर नहीं करेंगे तब तक आप लोग की मझधार ऐसे ही लटकी रहेगी। कम से कम आप लोगों को ये चीजें कवर करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब चीजों पर फोकस देकर आप लोग जरूर चलिए। आइए अब बात करते हैं 2 ग्रुप के बारे में। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, इसको यहां पर बिम्स्टेक बोलते हैं और इसको सार्क बोलते हैं। ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। सार्क में कौन कौन कंट्री यहां पर, अफगानिस्तान 1 हो गया, पाकिस्तान 2 हो गया, इंडिया 3 हो गया, नेपाल 4 हो गया, भूटान 5 हो गया, बांग्लादेश 6 हो गया, श्रीलंका 7 हो गया और मालदीव 8 हो गया। इसमें टोटल मिलाकर 8 कंट्री हैं। अगर बात करें बिम्स्टेक में, तो यहां पर इसको बे ऑफ बंगाल जो बेसिकली इनिशिएटिव है इसके बारे में अगर बात करते हैं, तो इंडिया 1 हो गया, नेपाल 2 हो गया, भूटान 3 हो गया, बांग्लादेश 4 हो गया, म्यांमार 5 हो गया, थाईलैंड 6 हो गया और श्रीलंका 7 हो गया। तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जो कंट्री है ये उसके बारे में यहां पर बात करता है, जबकि ये पूरा साउथ एशिया के बारे में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पर लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहां पर, यह है इन 2 कंट्री के बीच में, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहां पर प्रॉब्लम है। जब तक ये 2 कंट्री यहां पर ढंग से काम नहीं करेंगे तब तक कोई ढंग का सॉल्यूशन यहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि इन 2 कंट्री को काम करना साथ में काफी जरूरी है। अब जो मुद्दा है यहां पर वो क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, तब आप लोग चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में जो यहां पर टेंशन देखने को मिली, तो इसका बहुत बड़ा रीजन अभी यहां पर यह भी है कि चाइना एक तरीके से जिस तरीके से अपना एक वर्चस्व दिखा रहा है, ग्लोबल में अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरीके से इंडिया को जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं अपना वो साउथ एशिया में और ज्यादा फोकस दे देना चाहिए। क्योंकि जो मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है न्यू दिल्ली के लिए, वो यानी कि इंडिया के लिए, वो चाइना जिस तरीके से दूसरे की टेरिटरी में घुसकर हरकतें कर रहे हैं वो काफी बड़ा कंसर्न है। और इसी के साथ में पाकिस्तान के साथ में इसकी निकटता है। तो हमारी कंट्री 2 फ्रंट पे यहां पर वॉर लड़नी पड़ेगी अगर कोई कंडीशन बनती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में अगर वॉर होती है तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, चाइना उसके साथ में आएगा। तो इसलिए हमको 2 फ्रंट पर भी यहां पर वॉर लड़नी पड़ सकती है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा इस चीज को लेकर सतर्क रहना पड़ेगा। आज के डेट में नेपाल की कंडीशन आप लोगों को बताएं, चाइना की गोद में जाकर बैठ रहा है। जिस तरीके से नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर तक यहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सारे स्टेटमेंट यहां पर चाइना के फेवर में दे रहे हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री के लिए और ज्यादा कंसर्न का मुद्दा हो गया है, क्योंकि नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम हमारी कंट्री के 5 राज्य को टच करता है। तो इसलिए नेपाल कल को हो सकता है कि चाइना को अपने अंदर घुसने के लिए, यहां पर हमारी कंट्री पर अटैक करने के लिए अगर कोई रास्ता देता है, तो ये थोड़ी सोचने वाली और बड़ी बात होगी। तो हम लोग को इस फ्रंट पर भी अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। और एक साइड में आप लोगों को पाकिस्तान देखने को मिल ही रहा है। चाइना बांग्लादेश को भी अपने फेवर में लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा यहां पर टैरिफ एग्जेम्पशन जो बांग्लादेश को दी जा रहे हैं 97%। इसी के साथ में बेसिकली श्रीलंका के में भी बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट है चाइना का। एक तरीके से अगर आप लोग समझ सकते हैं, जो भी हमारे पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो चाइना के हाथों अपने आप को बेच चुका है। अगर बात करें नेपाल, तो नेपाल भी उसी पैटर्न पर चल रहा है। तीसरा बात करें यहां पर बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश में काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। चौथा, श्रीलंका को पहले ऑलरेडी खरीद चुका है। मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, जो न्यू जर्नलिस्ट वाली हमारी वीडियो आती है उसके अंदर में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी कंट्री में श्रीलंका में टोटल मिलाकर 80% जो जीडीपी है वो उधारी में पड़ी हुई है, यानी कि 80% उधारी है यहां पर आज की डेट में। तो इसमें बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो चाइना की उधारी है इनके ऊपर, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे पड़ोसी देश जो हमारे साथ में काफी बॉर्डर टच करते हैं, आसपास वाले देश, वो सारे चाइना के सामने खड़े नहीं हो सकते। इस कंडीशन में आज की डेट में ये पोजीशन है उनकी। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा
अपने रीजन पर। जिस तरीके से हम लोग आज के डेट में साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल को जो हम लोग इग्नोर करके चल रहे हैं और चाइना वहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये हमारे लिए और एक खतरा है। हम लोग को उनके साथ में काम स्टार्ट करना चाहिए। तो साउथ एशियन जो नेशन है उनको यहां पर चाइना के साथ में एक तरीके से चाइना को टैकल करना है, तो हम लोग को उनके साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी लार्ज स्केल पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है आज की डेट में। तो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली डील करना पड़ेगा चाइना के साथ में, अपना साउथ एशियन जो रीजन है उसके साथ में अपनी जो पॉलिसी उसको ढंग से लेकर चलनी पड़ेगी। तो इसके चलते हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो जो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है उसको पुनर्जीवित करना है, ठीक है, क्योंकि 2014 से ये डोलड्रम यानी कि उदासी में चल रही है। तो इसकी उदासी दूर करनी पड़ेगी, और उसका तरीका है कि इन जो कंट्री नेशन है इनके साथ में बात करो, इनके साथ में निकालो, तभी चीजें आप लोग आगे बढ़ाते हुए नजर आओगे। क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट फ्यू ईयर से यहां पर जो पाकिस्तान के साथ में जो हमारे रिलेशन है वो अब तक के सबसे लो लेवल पर है। 2015 से अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग बात करें तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारे बीच में नहीं है। बस थोड़ी सी अगर बात हुई थी यहां पर तो करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बात हुई थी, उसके बाद में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें हम लोग ढंग से एक दूसरे के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो यहां पर साग जो है वो डूब रहा है, उससे हम लोग को थोड़ा बचाना चाहिए। हालांकि हम लोगों ने कोशिश की कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर हम लोग चीजों को आगे लेकर चलें टेररिज्म के नाम पर लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। हम लोगों ने बिम्स्टेक के ऊपर फोकस देने की कोशिश की, पर लेकिन बिम्स्टेक इज नॉट द ऑल्टरनेटिव ऑफ सार्क। क्यों? क्योंकि बिम्स्टेक जो है यहां पर ये वो सार्क को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि बिम्स्टेक ओनली बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में यहां पर काम करता है। आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के बारे में बात करता है, पर लेकिन अफगानिस्तान जैसी कंट्री जहां हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, पाकिस्तान को टैकल करने के लिए भी हमारे कई सारे यहां पर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट रहता है, तो वो इसी के साथ में सेंट्रल एशिया के साथ में कनेक्टिविटी अगर यहां से बढ़ानी है तो वो वाला मुद्दा, तो इसीलिए हमको यहां पर सार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अगर आप लोग यहां पर बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन आप लोग ये नहीं बोल सकते कि आप लोग यहां पर कि हां हमारा लेफ्ट हैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट हैंड के कंपेयर में, और आप लोग क्या करो राइट हैंड को काट लो लेफ्ट हैंड से काम कर लेंगे। वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो बिम्स्टेक जो है यहां पर वो फोकस देता है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, तो ऑल साउथ एशियन रीजन यहां पर कवर नहीं हो पाते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं साउथ एशिया के बारे में तो सबसे खतरनाक चीज क्या है आज के डेट में, अगर यूरोपियन यूनियन के बारे में आप लोग बात करें तो वहां पर मैक्सिमम ट्रेड आप लोगों को अब इंटरनल यूरोपियन यूनियन के अंदर देखने को मिल जाएगा। आसियान कंट्री के बारे में बात करें, आसियान रीजन कौन सा है? आसियान रीजन ये कंट्री है जैसे कि म्यांमार हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपीन, ब्रुनई। तो ये सारी कंट्री जो 10 कंट्री हैं ये यहां पर आसियान कंट्री है। आसियान कंट्री का मैक्सिमम ट्रेड आप लोगों को इनके अंदर ही देखने को मिल जाता है, जो ग्रुप इनके द्वारा बनाया गया था 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों से कोई पूछे कि आसियान कैसे बनाया गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बनाया गया था। स्टार्टिंग में 5 फाउंडिंग मेंबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में 5 और जुड़ गए, कौन कौन से? ब्रुनई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस एंड म्यांमार 1997 में, कंबोडिया सबसे बाद में जुड़ा 1999 में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बाद में जुड़ने वाला जो आसियान कंट्री में जो मेंबर था वो था यहां पर कंबोडिया, ठीक है। सबसे पहला कौन जुड़ा? वो था ब्रुनई, ओके। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आप लोग याद रखते हैं। बनाया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा 1997 में। तो ये जो ग्रुप है आसियान, यहां पर भी आप लोगों को मैक्सिमम जो है 25% के करीब जो यहां पर इंट्रा रीजनल ट्रेड देखने को मिल जाएगा। पर लेकिन साउथ एशियन कंट्री के बीच पता है कितना है? ओनली 5%। क्यों? क्योंकि सींग लड़े रहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के सींग लड़ रहे हैं। इसी तरीके से कई बार बांग्लादेश के साथ में, अब इंडिया और नेपाल के साथ में सींग लड़ रहे हैं। तो कई बार कंडीशन ऐसी देखने को मिल जाती है। तो सबसे बड़ी कंट्री कौन है यहां पर? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे सबसे बड़ी कंट्री यहां पर इंडिया। तो हमारी कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं कि सबको साथ में लेकर चलें, और जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी का जो नारा भी है सबका साथ सबका विकास, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। और अगर हम लोग इनको कुछ सपोर्ट करेंगे तभी चाइना के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी भी कम होगी। तो वो सारे मुद्दे यहां पर आप लोगों को एक तरीके से देखने के लिए सामने आते हैं। तो इसी के साथ में ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस दिखाना पड़ेगा, जो कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, एक पोर्शन यहां पर आप लोगों के सामने है। पर लेकिन आप लोग आज के डे में देखें तो ट्रेड नहीं है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि कितना इंगेजमेंट आप लोग यहां पर इनके साथ में कर रहे हो, ठीक है। बात करें अगर यहां पर सार्क को रिवाइज करने के सामने तो 2 चैलेंज और आते हैं। पहला चैलेंज तो बोला है पॉलिटिकल डिविडेंड। तो हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकली जो डिवाइड चीजें हैं, आइडियोलॉजिकल रीजन पर जैसे कि इस्लामिक फोबिया के बारे में बात करते हैं, तो इस तरीके से पाकिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते हैं। और बांग्लादेश के ऊपर भी यहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगना स्टार्ट हो गया अभी रिसेंटली, जब हमारी कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात की। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब हमारी कंट्री में लाया जा रहा था तो उस टाइम पर
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी है उनको लाने की बात की गई और इस्लामोफोबिया वहां पर देखने को मिला, इस्लाम के नाम पे फोबिया। तो उसके चलते हमारी कंट्री में जो एक तरीके से सेंटिमेंट्स हैं पड़ोसियों के चलते, तो वो भी काफी अलग तरीके के देखने को मिल रहे थे। तो इसके चलते कई बार यहां पर जो बात निकल कर आई कि यहां पर जो बांग्लादेश है उसके द्वारा ही बोला गया कि ये हमारे इंटरनल चीजें हैं, और कई बार इनके द्वारा बोला गया इंडिया के द्वारा हमारी इंटरनल चीजें हैं। कई बार यहां पर गरमाई चीजें पर लेकिन फिर भी यहां पर कंट्रोल कर ली गई। तो वो भी एक सोचने वाला मुद्दा है कि हम लोगों को कैसे लेकर चलें, पड़ोसियों को साथ में लेकर चलना है, तो ये मुद्दे हम लोग को सोल्यूशन का निकालना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यहां पर हम लोग अभी आत्मनिर्भर के बारे में बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके चलते जब हम लोग ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप वाली बात कर रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म की नीति हम लोग लेकर चल रहे हैं, हम लोग ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं देकर चल रहे हैं, तो किस तरीके से जो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन यानी कि साख है वो यहां पर ओपन होगी, कैसे हम लोग उसके साथ में अपनी टाई को डीप कर पाएंगे। तो ये दो मुद्दे ऐसे बताए हैं जो हमारी कंट्री के सामने भी चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं, हमारे साथ में कोई ढंग से रिलेशन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रिलीजन के नाम पर ये सारी चीजें हमारी कंट्री में देखने को मिल रही हैं। और दूसरा, हम लोग सेल्फ रिलायंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हर एक कंट्री अपने ऊपर डिपेंडेंट रहे, क्यों दूसरे के साथ में उसको रिलेशन बढ़ाने हैं। तो ये भी थोड़ा सोचने के लिए यहां पर मजबूर कर देता है। तो दूसरा जो सामने वाला पर्सन है तो उसको ट्रस्ट दिलाना चाहिए कि हम लोग व्यापार भी करेंगे, बेसिक चीजें हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर अपने हिसाब से करेंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके साथ में व्यापार नहीं करेंगे। तो वो सारी बातें आप लोग माइंड में फालतू में मत लेकर आइए। तो ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर आई होगी। तो ये सारे मुद्दे भी आप लोग इंडिया और चाइना के साथ में अगर कुछ बातें लिखते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना से हटानी चाहिए। और अगर इस तरीके से जो यहां पर एपीआईज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव खोजना चाहिए, अपनी कंट्री को फोकस देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाले टाइम में बेस बनने वाला है सब चीजों का, उसके लिए कम से कम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी न रखें। बहुत सारी कंट्री ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग को भी कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव इसके लिए अब खोज लेना चाहिए। तो ये बेसिकली यहां पर बोला गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा, समझ में आया यस या फिर नो। अपना फीडबैक जरूर देते रहा कीजिए, इससे मुझे पता चलता रहता है, ठीक है, ताकि आप लोग यहां भी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको लिखा कीजिए। जब मुझे लगेगा कि हाँ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, हाँ आप लोगों को उसको डिस्कस करना चाहिए, तो जैसा मैंने बताया अभी आप लोगों की नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर वैसे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, पर लेकिन कई बार क्या होता है नहीं सुन पाते हैं कई सारे बच्चे, तो बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा उनको रिप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो बीइंग ए फैमिली आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जब भी आप लोग जो क्वेश्चन लिखते हैं ग्रुप के अंदर में, तो एक दूसरे का आंसर रिव्यू करने की कोशिश जरूर किया कीजिए। तो फेसबुक पर जो ग्रुप है उसका लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाता है, तो आंसर जरूर आप लोग वहां पर लिखा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर MGNREGA के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी, ये है यहां पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये गांव वाले एरिया में, क्योंकि बोला गया रूरल, ठीक है, यानी कि गांव वाले एरिया में, तो इस तरीके से ग्रामीण रोजगार की बात यहां पर करता है। तो अभी फिलहाल क्या हो गया है, जब से यहां पर कोविड-19 की कंडीशन चली है, तो ये वाली स्कीम पर ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान हमारी कंट्री में चलाया जा रहा है, PM गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इसके चलते यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि ये जो स्कीम है इसको लेकर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पहले से काफी क्रिटिकल है। ये स्कीम चलाई गई थी यहां पर किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, तो इसलिए यहां पर बार बार इसके ऊपर यहां पर हथकंडे अपनाने की कोशिश की जाती है कि कैसे स्कीम बंद करनी है। पर लेकिन ये स्कीम इतना अंदर घुस चुकी है आज के डेट में गांव के अंदर में कि इसको बंद करने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं खोज पा रहे हैं, तो इसलिए भी कई सारी बातें देखने को मिलती है। अभी यहां पर जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि यहां पर जो रोल है आज के डेट में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का, ये लाइफलाइन बन चुका है वर्किंग पुअर जो गांव में है, यानी कि गांव में जो पुअर स्टेटा है सोसाइटी का और जो वर्क करता है, तो उनके लिए काफी बड़ा मुद्दा यहां पर बन चुका है। इसी के साथ में अगर आगे हम लोग बात करते हैं इस स्कीम के बारे में, 2005 में एक एक्ट लाया गया था। एक्ट लाया इसका मतलब क्या हो गया, राइट टू वर्क यहां पर हो गया, यानी कि यहां पर एक तरीके से हक है, राइट है। अगर आप लोग जाकर काम मांगेंगे और आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो यहां पर आप लोगों को पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि काम जब जब यहां पर कोई काम मांगने आ रहा है तो उसको कम से कम आप लोग पैसा जरूर दो। तो इस तरीके से इस सोशल सिक्योरिटी यहां पर जो स्कीम है हमारी कंट्री में, तो यहां पर ये राइट टू वर्क के बारे में बात करती है, जो कि पास किया गया था लो हमारी कंट्री में 2005 में। तो इसी के चलते 2006 में फिर इसको लॉन्च किया गया। और कौन सी मिनिस्ट्री है इसको इंप्लीमेंट करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मनमोहन सिंह जी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे जब यहां पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। काफी बड़ा सेक्शन हमारी सोसाइटी का ऐसा है जो आज के डेट में इस स्कीम का फायदा उठाता है। अगर ये स्कीम ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो फिर हम लोग को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो ऐसे हैं हमारी कंट्री में बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे मतलब कंट्री में भी आ रहे हैं, और इसी के साथ में अलग अलग राज्य से, जैसे आप लोगों को 3 राज्य के नाम बताता हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। यहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर बाहर से आए हैं, तो इसलिए यहां पर इन लोगों को काम देने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो आत्मनिर्भर स्कीम अपनी जगह पर, लेकिन आप लोगों को MGNREGA के ऊपर भी फोकस देकर चलना पड़ेगा, ठीक है।
बाकी गरीब कल्याण योजना के बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। तो ये यहां पर क्या कर रहा है, 80 करोड़ जो गरीब परिवार हैं उनको अगले 3 महीने तक यहां पर ये अतिरिक्त 5 किलो चावल देने की बात कर रहा है। देखिए यहां पर चीजें बांटी जा रही हैं, पर वहां पर काम करने के लिए उनको पैसे मिल रहे हैं। तो एक तरीके से वो बात हो गई, जैसे आप लोगों को पता है कि कोई बोलता है ना, वो कहावत भी है कि इंसान को मछली पकड़कर मत दीजिए, वो अगर आप लोग मछली पकड़कर दिएंगे तो उसके पैर कट जाएंगे। आप लोग उसको मछली पकड़ना सिखाइए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यानी कि सामने वाले को ऐसा का ऐसा मत परोसो, उसको कामयाब बनाओ ताकि वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ सके। तो एमजीएनआरजी के थ्रू जब कोई काम करने जाता है, उसको सैलरी मिलती है तो उसको अच्छा लगता है। ये तो एक तरीके से आप लोग बांट रहे हैं, कब तक बांटोगे, ज्यादा लंबे समय तक बांटोगे नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा आप लोग रो दोगे। तो ये सही है, ये सप्लीमेंट होना चाहिए पर ये ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या इसका मतलब, ये कि एक साइड में आप लोगों को एमजीएनआरईजे हो गया और दूसरी साइड में ये गरीब कल्याण योजना हो गया। तो अगर आप लोग ये बोले कि एमजीएनआरईजे चल रहा है, गरीब कल्याण योजना यहां पर और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, तो थम्स अप है, बिल्कुल सही बात है। पर लेकिन अगर आप लोग ये बोले या तो एमजीएनआरईजे रहेगा या फिर ये गरीब कल्याण योजना रहेगी, तो वो सही तरीका नहीं है, वो ऐसे आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो इसको सप्लीमेंट की तरीके से लेकर चलना है, ना कि ऑल्टरनेटिव की तरीके से लेकर चलना है। तो जो भी फायदे आप लोग यहां पर जिस भी सेक्शन सोसाइटी को दे रहे हो, ये सही है, आप लोग कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन ऐसा भी है यहां पर, जैसे दिव्यांगजन हो गए, वरिष्ठ नागरिक हो गए, जो काम करने की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनके लिए सही है, आप लोग ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर लेकिन ये मत बोलिए कि इसके चलते आप लोग एमजीएनआरईजी के ऊपर तलवार लटकाएंगे, उसके पंख कुतरेंगे, उसको फंड प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तो वो सही तरीका यहां पर नहीं है। तो यहां पर इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो बेसिकली राइटर हैं उनके द्वारा भी बोला गया है कि देखिए लीगल राइट की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एमजीएनआरईजी एक एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया है, तो जनता के पास में लीगल राइट है, अगर काम नहीं दे रहा है तो वो काम जाकर मांग सकते हैं। पर लेकिन गरीब कल्याण रोजगार जो योजना अभियान है यहां पर, इसमें राइट की बात नहीं की जा रही है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बना नहीं है, उसका मन करेगा तो काम देगा, मन करेगा तो काम नहीं देगा। पर लेकिन जो एमजीएनआरईजी है उसके अंदर काम देना ही देना पड़ेगा, अगर काम नहीं दे रहा है तो उसकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और खासकर अगर बात करें गरीब कल्याण योजना, जो अभी यहां पर ये बात की जा रही है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये उन डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा जहां पर 25,000 या फिर उससे ज्यादा जो लोग हैं वो बाहर से आए हैं। बाकी इससे कम जो लोग हैं जहां पर नहीं आए, उनका क्या करोगे आप लोग? तो इसी के चलते आप लोगों को जो नरेगा है उसको डायल्यूट मत करो, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के चलते इनको अपनी अपनी जगह पर इनको रहने दो। अगर बात करें यहां पर एमजीएनआरईजी के बारे में, वो रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है आज के डेट में जो गांव वाला एरिया सफर कर रहा है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों को तो और फुल कैपेसिटी में इसको यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि आप लोगों को यहां पर किसी पर्टिकुलर सिंगल पर्सन को जॉब देनी चाहिए, यानी कि सिंगल पर्सन नहीं, इसको फुल कैपेसिटी में आप लोगों को इसको यूटिलाइज करना चाहिए। वन पर्सन वन हाउस होल्ड वाली जो रिस्ट्रिक्शन है वो आप लोग यहां पर हटा देनी चाहिए, क्योंकि कई पर्सन अब घर में हो गए जिनके पास में काम नहीं है। 100 डेज जो आज के डेट में दिया जाता है काम, यानी कि 365 दिन में आप लोगों को लगभग 100 डेज यहां पर काम मिलेगा, तो बाकी के 265 दिन बच गए, अब उनमें क्या करें? तो राइटर का सजेशन ये है, इनको 100 डेज से बढ़ाकर आप लोगों को 200 डेज कर देना चाहिए, ताकि बस 165 दिन बचे जिनमें उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिससे लोगों के हाथ में काम रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में अनएम्प्लॉयड जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है यहां पर, वो आप लोग ऑल जो अभी यहां पर बाहर से आए हैं निकलकर, उनको अनएम्प्लॉयड अलाउंस आप लोग दे सकते हैं, या फिर उनको भी जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए फंड रिलीज किया जाए इमरजेंसी बेसिस पर, ताकि इस स्कीम को और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। पर गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट इसके अपोजिट में जा रही है। तो वो सारी चीजें यहां पर अभी एक सोचने वाली बातें बन जाती हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट को फोकस देकर चलना चाहिए। इसी के बारे में यहां पर ये डेटा पॉइंट है, कोविड-19 के चलते आज के डेट में काफी डिमांड बढ़ गई है एमजीएनआरईजी के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आप लोग सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, तो सारे राज्यों के यहां पर नाम दिए गए हैं। कहां पर कितना इंक्रीज हुआ है, कहां पर ट्रिपल, कहां पर डबल और कहां पर इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंस, तो वो सारी चीजें यहां पर दिखाने की बात की जा रही है। तो इसके चलते देखिए कई सारे जो लेबर वर्कर थे वहां पर भी आप लोग काफी कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी जो एक तरीके से मौसम भी जब यहां पर रहता है चीजों को काटने का या फिर बोने वाला, वो कंडीशन देख सकते हैं। राइस, पल्सेस, जो यहां पर एक तरीके सीरियल्स होते हैं, ठीक है, ऑयल सीड, कॉटन, इन सब चीजों में काफी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट यहां पर बात करें, यहां पर देखिए सडन राइज जो यहां पर अभी चीजों को देखने को मिल रहा है, आप लोग कॉटन बोना है या फिर कोई चीजें बोलनी है, तो लेबर की जरूरत वहां पर होती है, तो उसके बारे में बातें की जा रही है। डेटा जो है यहां पर दिखाया जा रहा है कि गांव में ज्यादा इंप्लॉयमेंट है या शहर में, तो आज के डेट में अगर जो यहां पर इंप्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करें, तो गांव में लोग बाग ज्यादा रोजगार हैं एज कंपेयर टू सिटीज में। सिटी में रोजगार की काफी कमी यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग याद रखिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बने एग्जाम में, तो कई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो इसके बारे में थोड़ी सी बात यहां पर की जा रही है। बाकी आप लोगों को पता है कल हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पर फिर से जो अनलॉकडाउन 2 के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे जो बड़ी मुद्दा इनके द्वारा बोला गया जो मुझे भी काफी एक इंपॉर्टेंट लगा, वो ये है कि पहले एक टाइम ऐसा था कि कोविड-19 का डर था लोगों के माइंड में, तो डर था तो केस काफी कम थे। अब डर खत्म हो गया तो केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए लोगों ने डर कम करना बंद कर दिया है। आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नॉर्मल जो लोग जो मास्क वगैरह पहनते थे वो भी एक तरीके से लोगों ने बंद कर दिए आराम आराम से। काफी सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। फूड ग्रेन जो स्कीम है वो नवंबर तक यहां पर एक्सटेंड कर दी गई है कि एडिशनल 90,000 जो अंडर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो यहां पर ये अभियान है इसके तहत प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बोला जा रहा है कि 80 करोड़ के जो करीब लोग हैं इससे बेनिफिट होंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फ्री ग्रेन्स बोथ गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी, तो इससे इंश्योर किया जा सके ताकि कोई भूख से न मरे। इसी के साथ में और भी कई सारी चीजें यहां पर कि हमारी कंट्री में जो केस है वो काफी कम है, डेथ भी काफी कम है, तो हम लोग को चीजों को अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा। टेस्टिंग फैसिलिटी को और अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा, पर लेकिन जनता को जागरूक रहना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि जनता जिस तरीके से जागरूक नहीं रह रही है उसके चलते प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। तो ये काफी जरूरी है यहां पर कि जनता अच्छे से जागरूक रहे। तो अपने आप कुछ नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट, आप लोगों को सपोर्ट यहां पर करना पड़ेगा। आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये साबरमती रिवर जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था ये आप लोगों से साखी रिवर के बारे में पूछा गया था। नियरली बोला गया कि 500 किलोमीटर लंबी रिवर है। ये जो रिवर है ये रन ऑफ खंबात में जाकर आप लोगों को खत्म होती हुई नजर आती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2 बोथ या फिर नाइदर 1 नॉट 2? सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी आप लोगों के हिसाब से। तो सही आंसर देख लेते हैं यहां पर क्या है, वो है यहां पर डी आंसर सही है, क्योंकि ये 500 किलोमीटर लंबी नहीं है, लगभग 250 किलोमीटर के करीब है, 265 किलोमीटर। और ये रन ऑफ कच्छ में नहीं, रन ऑफ खंबात में नहीं, रन ऑफ कच्छ में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए। थोड़ा सा मैप आप लोग देख लीजिए, ये है यहां पर रन ऑफ कच्छ जो कि पाकिस्तान के साथ में यहां पर ये मिलता है। इसको बोलते हैं यहां पर जो ऊपर वाला पोर्शन है यहां पर ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से, और नीचे वाले को बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो ये भी कई बार आप लोगों से कंफ्यूजन में आप लोगों को डाल देता है। अरेबियन सी में ये बात की जा रही है, गुजरात हमारा जो राज्य है उसके बारे में बात की जा रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 ऐसे राज्य हैं जिसको इसकी बाउंड्री टच करती हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में, इस रिवर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ खंबात हो गया। तो कई बार कंफ्यूजन रहता है और माइंड पर प्रेशर रहता है, तो आप लोग इन चीजों को भूल भी जाते हैं, तो भूलना नहीं है, प्रेशर को हल्का करना है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम भी यहां पर स्टार्ट कर दिए गए हैं, सारे आप लोग यहां पर मिलने लगेंगे। ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम जो आप लोग पहले दिया करता था, ताकि आप लोग उनको भी सुनते रहें, ठीक है। तो ताकि आप लोगों की जो अपडेट है वो सारी चीजें अच्छी से होती रहें, और इसी के साथ में पीडीएफ सारे लेक्चर की आप लोग यहां पर मिल ही जाती है। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, वहां पर भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के गाइडिंग एक तरीके से आप लोग गाइड करने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर चीजें पसंद आती हैं तो आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए, डिसलाइक किया कीजिए, पसंद नहीं आए तो लाइक किया कीजिए, पसंद आई है तो शेयर भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आप लोगों को चीजें अच्छी लग रही हैं तो, ठीक है। तो ये एक तरीके से फीडबैक रहेगा आप लोगों का। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, नया महीना है अच्छे से स्टार्ट कीजिए, सब चीजों को अच्छे से लेकर चलिए, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ देखिए, आप लोग कोशिश करो कि अगर टाइम मिले किसी को पढ़ा भी सकते हैं आप लोग, जैसे कि ए कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटनिंग द अनदर कैंडल, यानी कि अगर आप लोग किसी को पढ़ा दोगे तो आप लोग कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप लोग कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप लोग का जो ये बेसिकली जो लेक्चर है खासकर जो इंपॉर्टेंट डेज का, वो कोशिश करूंगा या तो फिर आज आ जाए, आज कोशिश करूंगा, या फिर कल तो आप लोगों को मिल ही जाएगा जिसमें इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम है, या फिर आज 11 बजे आ सकता है आप लोगों का, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं।